गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर एलएलबी के स्पेशल लेजिस्लेशन के दूसरे एक्ट को लेकर, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोस्को एक्ट भी कहा जाता है इसे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति 19 जून 2012 को मिलती है और ये 14 नवंबर 2012 से हमारे देश में लागू हो जाता है। तो दो तारीखें याद रखनी होती है, एक तो डेट ऑफ असेंट जो है 19 जून 2012 और दूसरा डेट ऑफ एनफोर्समेंट वो है 14 नवंबर 2012। चलिए, किसी भी अधिनियम को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी उद्देशिका की बात होती है कि उसका प्रीएम्बल क्या है, ऐसा क्या उद्देश्य रहा जिसके लिए कि यह अधिनियम बनाना पड़ गया। तो बेसिकली नाम से स्पष्ट है, बालकों का संरक्षण। किससे? लैंगिक अपराधों से। तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनसे बालकों का संरक्षण। तो कौन कौन से इसमें शामिल किए गए? तो इसमें लैंगिक हमला के अपराध, सेक्सुअल असॉल्ट के अपराध, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट के अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य को लेकर जो बच्चों के होंगे अपराध, उनको इस अधिनियम में स्थान दिया गया है। और इनका विचारण कैसे हो, इनकी ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट का कॉम्पोजिशन कैसे हो, विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना किस प्रकार की जाए और क्या क्या दंड की व्यवस्था की गई है, इन सब पर ये अधिनियम में विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे उद्देशिका हमने देख ली कि बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण। तो सबसे पहले बालक किसको कहा गया? तो सेक्शन 2D में जब आप देखोगे तो आपको बालक शब्द डिफाइन वहां पे मिलेगा। तो सेक्शन 2D कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, इस अधिनियम के तहत बालक कहा गया है। चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, या द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर सेड टू बी चाइल्ड। तो चाइल्ड कौन है? जिसकी आयु 18 साल से कम है। अब यह अधिनियम बना तो इस अधिनियम को बल जो मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 15(3) से मिलता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 15(3) जो है वो बालकों और महिलाओं से संबंधित विषयों पर विशेष कानून बनाने के लिए बात करता है कि बालकों और महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे तो उन पर विशेष कानून भी बनाए जा सकते। तो ये तो हो गया आर्टिकल 15(3) का जो फोर्स है इस अधिनियम को बनाने के पीछे, उसकी बात। बालक क्या है वो हम समझ गए। अब हम सीधे सीधे ये बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के प्रति कौन कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेस दिए गए हैं, क्या क्या अपराध जो है लैंगिक अपराधों की कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं और किस प्रकार से इनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है, पनिशमेंट क्या क्या इन पर मिल सकता है। तो सब पे बात करते हैं। तो पहली डेफिनेशन पोर्शन में अगर हम जाएंगे तो पहले देखते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट। तो देखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए सेक्शन 2J देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 2J रेड विथ सेक्शन 11 और 12। तो 2J देखेंगे जो लैंगिक उत्पीड़न क्या है बताएगा, 11 ये बताएगा, डिफाइन करेगा, और 12 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए पनिशमेंट कितने मिलेगा उसको भी डिफाइन किया गया है। तो चलते हैं सीधा, लैंगिक उत्पीड़न क्या है। देखिए, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है तो मैं सीमित शब्दों का प्रयोग करूंगा। आप इसे या तो पढ़ लीजिएगा या फिर आप मेरे सीमित शब्दों से ही अर्थ लगा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुलकर
यहाँ बोलना उचित नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि जितने सदे हुए शब्दों में हैं इस एक्ट को समझाया जा सके। कि लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, ये साहब सेक्सुअल हरेसमेंट को क्या है, तो सेक्शन 2J बता रहा है आपको, रेड विथ सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 कहता है कि किसी बालक को आप लैंगिक इंटेंशन से, सेक्सुअल इंटेंशन से कोई वर्ड्स कहते हो, आप कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करते हो, कोई वर्ड्स कह देना, कोई आवाज़ें निकालना गंदी गंदी या गलत तरह की सेक्सुअल इंटेंशन की तरफ से, या फिर आप कोई अंग विक्षेप करते हो। अंग विक्षेप का मतलब होता है आप कोई जेस्चर बताते हो, हैं जेस्चर, अंग विक्षेप, जैसे कोई व्यक्ति आंख मार देता है, कोई गंदे इशारे से किसी को कर देता है, तो ये अगर कोई करता है तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग इस आशय से किसी बालक को दिखाता है जैसे कि वो बालक देखे, या कोई बात करता है जो बालक सुने, कोई इशारे करता है जो बालक देखे, तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आने वाला अपराध होगा। इसे लैंगिक उत्पीड़न कहेंगे। इसके अलावा लैंगिक आशय से किसी बालक को कोई दूसरा व्यक्ति अपने शरीर का कोई भाग दिखाए, या किसी बालक को ये कहे कि तुम अपने शरीर का कोई भाग दिखाओ, या किसी से कहलवाए जिससे कि बालक अपने शरीर का कोई भाग उसे दिखाए, तो ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट होगा अगर इंटेंशनल सेक्सुअल है तो। तीसरी बात, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इस लिहाज से मीडिया में किसी बालक को प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो वो भी एक तरीके से लैंगिक उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा। चौथी बात, किसी बालक को सीधे या किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन से या सोशल मीडिया पर किसी बालक का रेगुलरली पीछा करता रहे, तो सोशल मीडिया पर देखते रहें, पीछा करते रहें, अलग अलग नाम से प्रोफाइल बना के किसी छोटे बालक या बालिका को आप फॉलो करते रहें, तो वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट का ही ऑफेंस कैटेगराइज होगा। तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट होगा। किसी बालक की कोई तस्वीर खींच ली जाए, कोई वीडियो शूट कर लिया जाए और बाद में उसे ये कहा जाए कि वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड सेक्सुअल हरेसमेंट अंडर सेक्शन 11। तो धारा 11 में इसको भी सेक्सुअल हरेसमेंट ही माना जाएगा। अश्लील प्रयोजन के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बालक को प्रमोट करना, उसे कोई प्रलोभन देना, उसे कोई पारितोषण देना, इनाम देना, ताकि बच्चा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो इसको भी सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में लिया जाएगा। तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया। सेक्शन 11 में से संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से बताया, जो कि अभी मैंने आपके सामने रखा। और सेक्शन 12 में जो भी कोई व्यक्ति ये ऊपर का काम सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट के काम करेगा तो उसको 3 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन, और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो अपराधों को जो कैटेगराइज किया उसमें सबसे हल्का अपराध जो आया वो लैंगिक उत्पीड़न को लेकर आया, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर आया। तो ये हमने देख लिया कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, इसके लिए पनिशमेंट कितनी है। दूसरा कैटेगराइज करूं मैं तो वो लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 2I को आपको पढ़ना होगा, वो सेक्शन 7 और 8 के साथ पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 2I इज टू बी रेड विद सेक्शन 7 और 8 ऑफ पोस्को एक्ट। तो इससे क्या है, तो आप 2I को 7 को देख सकते हैं कि सेक्सुअल इंटेंशन से, शब्द बहुत लिखे हैं, खुलापन बहुत है, पर मैं फिर इतना सा कहूँगा समझाने के लिए कि सेक्सुअल इंटेंशन से बालक के प्राइवेट पार्ट्स को कोई व्यक्ति छूने के लिए तैयार करता है, या सेक्सुअल इंटेंशन से किसी अन्य व्यक्तियों से ये कहता है
कि वो बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छू ले, तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा गया है। तो किसी बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छू लेगा या छूने के लिए किसी को तैयार करेगा, करवाएगा, तो अन्य कोई ऐसा कार्य करेगा जो कि बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छू कर किया जाए, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, उसे लैंगिक हमला कहेंगे। लैंगिक हमले के लिए जो पनिशमेंट है वो धारा 8 में आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें कम से कम 3 साल की सजा होगी, जो बढ़ाकर 5 साल तक की भी हो सकती है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years which may be extended to 5 years and shall also liable for fine। तो फाइन भी मिलेगा, जुर्माना भी होगा और कम से कम 3 साल की सजा सेक्सुअल असॉल्ट के लिए होने वाली है। तो ये भी हमको ध्यान रखना। असॉल्ट में क्या है, बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छूने को अपराध बनाया गया, या किसी और से कह के छूने, कोई और किसी और को छूने के लिए तैयार किया जाए, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें हम जो अगला ऑफेंस कैटेगराइज किया गया, गुरुतर लैंगिक हमला। इस सेक्सुअल असॉल्ट का ही थोड़ा सा बड़ा हुआ पार्ट है, थोड़ा गंभीर स्वरूप है, जिसे कहा गया है एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो एग्रीवेटिव का मतलब थोड़ा बड़ा हुआ भाग है, थोड़ा गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट का थोड़ा गंभीर रूप है। तो कि साहब ये क्या होता है, तो एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको भी हम देखते हैं कि गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है। तो देखिए, गुरुतर लैंगिक, अभी जो लैंगिक हमला मैंने आपसे कहा कि किसी बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छूना या छूने के लिए तैयार करना, तो वो लैंगिक हमला है। ये गुरुतर कब बनेगा, ये एग्रीवेटिव पार्ट कब बनेगा इसका, या इसकी वृहत संकल्पना कब होगी। तो अगर एक लाइन में मैं कहूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन कंक्लूड किया सिर्फ एक लाइन में। इस लाइन से भी मुझे पूरा दावा है कि अगर आप लोग इस लाइन का भी सही निर्वचन कर दोगे, सही अर्थ निकाल दोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी इस सेक्शन के लिए। लेकिन ना रटना पड़े, देखिए हमारा काम तो समझाने का है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाए। तो लैंगिक हमले का तो मतलब हुआ कि बालक के प्राइवेट पार्ट्स को छूना, किसी को छूने के लिए तैयार करवाना, इसी इंटेंशन से उसको छू के, तो ये तो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अब एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसको कहेंगे, तो जब रक्षक भक्षक बने। इसका क्या मतलब, देखिए मान लो कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस की तो ड्यूटी है ना कि अपराधों की रोकथाम करें, पुलिस तो हमारी रक्षक है ना। अगर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो कि हमारा रक्षक होते हुए वो ही अगर किसी बालक के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करे, उस बालक के प्राइवेट पार्ट को छुए, तो अपराध बनेगा गुरुतर लैंगिक। इसमें सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई सेना के सदस्य हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, कोई जेल या जेल के भारसाधक अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, किसी अस्पताल के कोई प्रबंधक हैं, किसी अस्पताल के कोई कर्मचारी हैं, किसी शिक्षण संस्था, किसी स्कूल कॉलेज के कोई प्रबंधक होते हुए, वहाँ के कर्मचारी होते हुए, वहाँ के टीचर्स होते हुए, फैकल्टी मेंबर्स होते हुए, बालक के सामूहिक हमला करने वाले जो लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उसके साथ सामूहिक हमला करते हैं, या बालक को जब सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो घातक आयुधों के साथ, वेपन्स के साथ, उसके साथ फायर एक्सप्लोजिव के साथ, उसके साथ इन सब साधनों का प्रयोग करते हुए अगर उन पर लैंगिक हमला करते हैं, प्रवेशन लैंगिक हमला करके बालक को गौर उपहति करते हैं। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, तो प्रवेशन कहते हैं हिंदी में। तो पेनिट्रेटिव लैंगिक हमला है, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ये भी करते हैं, लेकिन उसके साथ बालक को मारपीट करते, ग्रीवियस हर्ट करते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर रूप से उसे चोट पहुंचाते हैं, तो वो लोग भी अगर काम करते हैं।
तो वो भी इसकी कैटेगरी में आएंगे। कोई बालक मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है, इसका फायदा उठाकर उसके साथ लैंगिक असॉल्ट करते हैं। बालक पर एक से ज़्यादा बार लैंगिक असॉल्ट करते हैं। 12 साल से कम आयु के बालक के साथ लैंगिक असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। घरेलू नातेदारी में माता पिता और कोई सगे संबंधी होते हुए आप अगर बालक के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, बालक को सेवा प्रदान करने वाली कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, उनके कोई कर्मचारी होते हुए, प्रबंधक होते हुए आप बालक के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, बालक के ट्रस्टी होते हुए आप कोई अथॉरिटी में होते हुए उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, ये जानते हुए कि कोई बालक गर्भ से है उसके साथ आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए किसी बालक के हत्या का प्रयास करते हो, आप कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक या सामाजिक सेवाओं के दौरान किसी बालक के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, तो ये सब जो लोग हैं, ये अगर कोई बालक के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं या ये जो बातें मैंने इतनी पढ़ी इनके अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो कहा जाता है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट गुरुतर सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है, गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। तो जो गुरुतर सेक्सुअल असॉल्ट है वो आप 2B में पढ़ते हो और इसका पनिशमेंट और सेक्शन 9 के साथ आप इसे पढ़ोगे, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया पूरा। तो सेक्शन 9 के जो कंटेंट थे कि लैंगिक जो हमला है वो गुरुतर लैंगिक हमला कब बनेगा, जब रक्षक भक्षक, तो रक्षक भक्षक भी याद रखोगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। पुलिस आ जाएगी, सेना हो जाएगी, डॉक्टर आ जाएंगे, चिकित्सक आ जाएंगे, एनजीओ के संस्थान के लोग आ जाएंगे, मैटरनिटी होम के लोग हो जाएंगे और बाकी बालक पे मारपीट करके उसका फ़ायदा उठा के और उसके गर्भवती होने का जानकारी रखते हुए और उसके साथ वेपन्स लेके और वेपन को यूज़ करते हुए उसकी डेथ कॉज करने की इंजरी पहुंचाते, डेथ कॉज को सब कुछ करते हुए, ये सब जो पॉइंट्स हैं इसमें, इन बातों को करते हुए अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स को आप छूते हो तो अपराध बनेगा गुरुतर लैंगिक हमला। बात समझ गए होंगे। एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, चूंकि बात भी गंभीर है और रक्षक ही भक्षक है तो सजा भी इसकी ज़्यादा होगी। सेक्शन 10 में आपको दिखाई पड़ेगा कम से कम 5 साल तक का कारावास मिलेगा, जो कि 7 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। शैल आल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 5 years which may be extended to term 7 years and shall also be liable for fine। तो ये हुआ गुरुतर लैंगिक हमला। और क्या हो सकता है, तो अब अगला जो कैटेगराइजेशन है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला, तो प्रवेशन लैंगिक हमले को हम किसको कहते हैं साहब, कि साहब इसको कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैं बोलूँगा उससे कई अधिक आपको समझ जाना है। पेनिट्रेटिव प्रवेशन लैंगिक हमला, देखिए पहले जब इंडियन पिनल कोड में रेप की डेफिनेशन थी तो जब शुरू में डेफिनेशन इंसर्ट हुई थी तो उसमें पेनिट्रेटिव या पेनिट्रेशन जरूरी होता था। पेनिट्रेशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं। तो पेनिट्रेशन से ही रेप होता था, लेकिन जो हमारे देश में एक बहुत बहुचर्चित केस हुआ जो दामिनी क्या कहते हैं उसको, निर्भया के केस के नाम से आप जिसे सब जानते हो। तो जो निर्भया का जो केस हुआ, उस केस में ऐसा कुछ हुआ कि एंटायर कंसेप्ट बदल के रखना पड़ा रेप का। कारण ये हुआ कि पेनिट्रेशन तो एक अलग चीज है, लेकिन जो वैशी दरिंदे लोग थे उस केस में, उन्होंने मतलब कोई डंडा, कोई वेपन, कोई लकड़ी, वो भी
किसी स्त्री के विरुद्ध किसी उस लड़की के खिलाफ इस्तेमाल किया, पेनिट्रेशन के स्थान पे उन्होंने कहीं डंडा डाल दिया, कोई ऐसी चीज डाल दी, तो वो पेनिट्रेशन में इंक्लूड हो गया। तो आज के तारीख में मैं आपको इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं, किसी भी चीज को यदि बालक के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया जाएगा तो वो पेनिट्रेशन की परिभाषा में आएगा, उसे प्रवेशन कहेंगे। तो एनीथिंग हो सकता है, इट माइट बी कोई स्टिक हो सकती है, डंडा हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, इट माइट बी ए फिंगर है। तो ऐसा भी कुछ हो जाए तो भी उसे क्या कहेंगे, प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जो कि मैंने आपको समझा दिया है, कोशिश कर दिया है कि प्राइवेट पार्ट में कहीं भी कोई चीज इंसर्ट की जाए तो वो क्या माना जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक गंभीर प्रकृति का अपराध है बालकों के प्रति, इसके लिए इसकी सजा भी कितनी है, अधिक है, मिनिमम कम से कम 7 साल की सजा होगी और जो कि ज्यादा से ज्यादा LI तक जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकती है, शैल आल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। तो चूंकि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो इसकी सजा भी ज्यादा है, मिनिमम 7 which may be extend to LI shall also be liable for fine। अब आगे एक और कैटेगरी है, इसी का वृहद रूप जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसी का गंभीर रूप है एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, सेक्शन 2A रेड विथ सेक्शन 5 और 6। धारा 2A को धारा 5 और 6 के साथ पढ़ लेंगे। गुरुतर तो मैंने अभी बताया, बस वो रक्षक और भक्षक वाला कंसेप्ट याद रखो। रक्षक और भक्षक क्या करने लग जाए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करें तो वो क्या अपराध बनेगा, फिर वो एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा। यानी कि जो लोग कोई पुलिस ऑफिसर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, सेना के सदस्य हैं, किसी जेल के बाहर साधक हैं, किसी कन्फाइनमेंट या रिमांड होम के ऑफिसर इंचार्ज है, किसी अस्पताल के प्रबंधक हैं, कर्मचारी हैं, कोई शैक्षणिक संस्था, किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधक या कर्मचारी हैं, बालक पर कोई सामूहिक या एक साथ कई लोग मिलकर असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले हैं, जो लोग घातक आयुधों और अग्नायुधों के से सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले हैं, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और ग्रीवियस हर्ट के साथ करते हैं, तो गंभीर चोट पहुंचाते हुए, जो कि मैंने पहले आपको बताया, वही सारे काम अगर किए जाएं तो सेक्सुअल जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला बन जाएगा। सेक्शन 2A को 5 और 6 के साथ पढ़ना है तो सेक्शन 6 में इसका पनिशमेंट दिया गया है और इस अधिनियम का सबसे गंभीर अपराध होने के नाते कम से कम 10 साल तक की सजा होगी, जो कि LI तक बढ़ सकता है, shall also be liable for fine। तो मिनिमम 10 years which may be extend to LI and shall also be liable for fine। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक सीरीज से क्रमवार कम दंड से ज्यादा या कम गंभीर से अधिक गंभीर अपराधों की ओर कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले मैंने लिया जो सबसे हल्का अपराध इस अधिनियम का, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट, जो सिर्फ कहने करने से हो जाता है, बातचीत या उसका पीछा करना, सोशल मीडिया पर कुछ दिखाना करना, दूर दूर का काम है। तो दूर दूर से अगर हो रहा है तो दूर दूर से सेक्सुअल इंटेंशन के नाते कोई काम हो रहा है, इशारे हो रहे हैं, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ लिखाया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है दिखाने के लिए, मोबाइल पर हो रहा है, तो वो सब सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। एक कदम थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करोगे, छुओगे प्राइवेट पार्ट को, तो वो लैंगिक हमला हो जाएगा, वो सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूर दूर से सेक्सुअल हरेसमेंट रहेगा। फिर थोड़ा पास गए, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। फिर अगर अथॉरिटी होते हुए, रक्षक बनते हुए
पास जाते हो, जो विश्वास करता है फिर गलत इंटेंशन से छूते हो तो वो बन जाएगा गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर पास जाने के बाद और भी गंदी हरकत, घटिया हरकत करते हैं, कहीं न कहीं पेनिट्रेशन करते हैं किसी प्राइवेट पार्ट में बच्चों के। तो कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं प्राइवेट पार्ट में तो अपराध बनेगा, और वही अगर आप रक्षक होते हुए करते हो तो एग्रीवेटिव बनेगा। तो इस तरीके से पनिशमेंट भी कैटेगराइज किए मैंने और अपराध जो हैं वो भी कैटेगराइज किए। तो अभी तक के डिस्कशन में तो क्या चीज़ ऑफेंसेस बनाई गई है बच्चों के लिए और गंभीर अपराध इसे माना गया है, वो जो इंडियन पिनल कोड में जो रेप का कंसेप्ट था उससे एक्स्ट्रा या एडिशनल ये एक 2012 में बना, क्योंकि गंभीर अपराध के लिए सजाएं भी बढ़ाई गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इसमें ऑफेंस कैटेगराइज हुआ है वो अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का प्रयोग हुआ है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा और उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी, ये सब बातें आपको सेक्शन 13-14 में दिखाई पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अश्लील साहित्य का प्रयोग। तो जो कोई किसी बालक का उपयोग किसी मीडिया में, किसी सोशल मीडिया पर, किसी टीवी चैनल पर, किसी इंटरनेट पर, किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और किसी प्रकार से प्रसारित करे, विज्ञापित करे, जिसका आशय ये हो कि वो व्यक्तिगत रूप से उपयोग या वितरण नहीं हो, मतलब पर्सनल यूज के लिए ना हो, उसका सोशल मीडिया पर या किसी चैनल में प्रकाशित करना हो, किसी टीवी पर दिखाने का हो, किस लिए क्या करते हैं इसके अंतर्गत, भाई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का काम हो, ठीक है, लैंगिक पारितोषण के रूप में दिखाया जाए बालकों को। क्या दिखाया जाए, बालक के प्राइवेट पार्ट्स, जननेंद्रियों को दिखाया जाए, है बालक को वास्तविक या नकली, या तो रियल में या आर्टिफिशियल में नकली रूप से लैंगिक क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए, इवन विद पेनिट्रेशन और विदाउट पेनिट्रेशन। तो अगर बालक का ऐसा कोई चित्र रूपण किया जाए, कोई फिल्म शूट की जाए जिसमें वो पोर्नोग्राफी करते हुए नजर आए, तो और कोई बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन किया जाए, कोई प्रेजेंटेशन किया जाए जो कि ऑब्सीन हो, इमोरल हो बालकों की दृष्टिकोण से, तो वो बेसिकली इस धारा में, धारा 13 में अपराध बनाया गया है। अब ये तो हो गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, कि भाई बच्चों का कहीं न किसी टीवी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया साइट पर या किसी न किसी और जरिए से एक तरीके से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उन्हें प्रमोट कर देना या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उन्हें कहीं प्रकाशित कर देना, उनका कोई न कोई वीडियो वायरल कर देना, ये सब चीज़ें सेक्सुअल पोर्नोग्राफी में ऑफेंस बनेगा। आगे बात करें कि इसके लिए साहब पनिशमेंट कितनी मिलेगी। तो जो व्यक्ति बालकों का चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उपयोग करेगा तो याद रखिएगा 5 साल तक की सजा प्लस फाइन है, ठीक है। कौन करेगा, जो बालकों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज करेगा। तो जो यूज करेगा उसे 5 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, प्लस जुर्माना भी उसे देना होगा। अगर कोई व्यक्ति एक बारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए पनिश हो गया, उस पर केस चल गया, लेकिन वो आदतों से बाज नहीं आ रहा, वापस जेल से छूट के दोबारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बच्चों का यूज करेगा, तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जो होगा अब उसके लिए उसे 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, प्लस फाइन भी मिलेगा। ठीक, तो जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है, ठीक, अब अगर उपयोग कर रहा है तब ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो पेनिट्रेशन भी कर रहा है, मतलब बालकों के साथ वीडियो भी शूट कर रहा है और बालकों के साथ लैंगिक संभोग कर रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है, कोई भी चीज इंसर्ट कर रहा है बालकों के प्राइवेट पार्ट में, या उसका अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति भाग ले रहा है, खुद भी शामिल हो रहा है, तो उसकी सजा 10 वर्ष तक से कम 10 साल की होगी, जो कि LI तक एक्सटेंड हो सकेगी, प्लस फाइन। ठीक,
तो ये खुद व्यक्ति अगर कोई उसमें वीडियो में खुद शूट करता है, बालकों का वहाँ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसके लिए 10 साल कम से कम सजा होगी और LI तक होगा। फिर है, यदि अश्लील प्रयोजन से बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, मतलब कौन कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट, रक्षक कर रहा है, तो रक्षक भक्षक बन रहा है और वो चाइल्ड को पोर्नोग्राफी करा रहा है, तो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, कठोर आजीवन कारावास, LI होगी और कठोर होगी वो भी, प्लस फाइन। अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में है वो लैंगिक अपराध अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करे, लेकिन कौन सा करे, वो गुरुतर पेनिट्रेट मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जो सबसे गंभीर अपराध, तो गुरुतर वो लैंगिक असॉल्ट था, जो गुरुतर लैंगिक असॉल्ट था, जो गुरुतर प्रवेशन, उसके लिए तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि रिगोरियस इम्प्रिजमेंट होगा, LI होगी। लेकिन जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो अगर रक्षक या भक्षक करे और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी करे तो कम से कम 6 साल की सजा होगी, जो 8 साल तक हो सकती है, प्लस फाइन। फिर है आखिरी क्लोज इसका, यदि अश्लील प्रयोजन हेतु बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक अपराध करता है तो कम से कम 8 साल और मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये पनिशमेंट याद करके लिख देने हैं, ठीक है। हाँ, समझने की बात इतनी थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, तो चाइल्ड को पोर्नोग्राफी के रूप में यूज किया जाए तो ये यहाँ पे अपराध बनाया गया है। अब बात करें अबिटमेंट, तो जो भी व्यक्ति चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस का अबेटमेंट करेगा, बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों का अबेटमेंट करेगा, और अबेटमेंट करने पे कोई व्यक्ति उनके बहकावा में आके, उकसावे में आके सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ चाइल्ड करेगा, तो उसको वैसे ही दंड मिलेगा जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाले को मिलता है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले को मिलता है, जैसे कि एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले को मिलता है, जैसे कि पेनिट्रेटिव एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले को मिलता है। तो अबेटमेंट जो करे और अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जो अपराध करे तो उसे भी वही सजा मिलने वाली है। ये धारा 16 से 18 में कुछ बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके लिए सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 23 में यहां से सवाल बनने की संभावना होती है, तो ध्यान रखिएगा। अपराधों की रिपोर्ट कैसे करेंगे इस एक्ट में, तो बालक कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई न कोई अपराध किए जाने वाला है या अपराध हो गया है, अपराधों की जानकारी जिसे प्राप्त हो गई है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि रिपोर्ट देगा। किसको रिपोर्ट देगा इस अधिनियम के अंतर्गत, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई गई है, स्पेशल किशोर पुलिस यूनिट, यानी कि किशोर 18 साल से कम आयु का बालक, तो किशोर पुलिस का भी कंपोजिशन किया गया है इस एक्ट के लिए। हर एक थाने में राज्य सरकार किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना करेगी, उसमें कोई न कोई एक पुलिस या 2 पुलिस वाले ऐसे होंगे जो कि बालकों के लिए, अपराधों के लिए या बालकों के विषय में जो लैंगिक अपराध होते हैं उनके लिए काम करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर स्थानीय पुलिस को, लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप सूचना दे सकते हो। यदि कोई भी बालक है जिसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के या सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं तो या तो सीधा थाने पर जाकर सूचना दे दे या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसको भी सूचना दी जा सकती है। जब सूचना दी जाएगी तो ऐसी सूचना लेखबद्ध की जाएगी, रिकॉर्ड होगी, जो व्यक्ति सूचना देगा उसे सूचना पढ़कर सुनाई जाएगी, समझाई जाएगी, रजिस्टर में लिखी भी जाएगी। ऐसी सूचना अगर बालक ने दी है
तो बालक को सरल भाषा में अभिलिखित करवाई जाएगी ताकि बालक उस सरल भाषा को समझ सके। ठीक है, अगर भाषा ऐसी है सूचना देने की जो बालक नहीं समझता है, कोई और भाषा है, तो अनुवादक की व्यवस्था की जाएगी, ट्रांसलेटर लाया जाएगा और ट्रांसलेट करा के रिपोर्ट दी जाएगी। 24 घंटे के भीतर बालक को तुरंत संरक्षण में भेज दिया जाएगा रिपोर्ट मिलने के। तो जैसे ही रिपोर्ट ऐसी मिल जाती है 24 आवर्स में बालक को प्रोटेक्शन में ले लिया जाएगा। अगर आवश्यकता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट असिस्टेंस के लिए तो उसे अस्पताल भी भिजवाया जा सकता है। ठीक है, 24 घंटों के भीतर बालक को बाल कल्याण समिति या विशेष न्यायालय को प्रेषित करना होगा। तो 24 आवर में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जा सकता है या जो स्पेशल कोर्ट होंगे वहाँ भेजा जाएगा। स्पेशल कोर्ट अगर कहीं पे कंपोजिशन नहीं हुआ है, स्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तो बालक को सेशन कोर्ट के सामने भी भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिपोर्ट किसको करो, कैसे करो, क्या क्या करना है। तो सेक्शन 19 में अगर कोई बालक है वो किसी मीडिया चैनल के पास जाता है, किसी स्टूडियो वाले के पास जाता है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसे बालक की रिपोर्ट को आगे प्रेषित करें, मामले में रिपोर्ट को पब्लिश भी करें और आगे भी प्रेषित करें। सुविधा पब्लिश करेंगे, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी ये भी ड्यूटी रहेगी कि बालक की पहचान छुपानी है, उनको पहचान नहीं बतानी है, नाम पता बालक का नहीं बताना, चेहरा भी नहीं दिखाना है। आपने देखा होगा चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है, नाम पता की जगह कोई कपोल कल्पित नाम लिख दिया जाता है, क्योंकि बालकों के जीवन का सवाल है, बालकों का जीवन खराब हो सकता है। आगे चले, अब मान लीजिए रिपोर्ट तो कर रही है, मामले की रिपोर्ट अभिलिखित करने में कोई व्यक्ति विफल रहे, बालक रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट नहीं ली जाए, बालक का शोषण हो, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो जो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने तक की सजा मिल सकती है या जुर्माना या दोनों। धारा 20 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है जो स्टूडियो वाला है, न्यूज़ चैनल वाला है, वो नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 1 वर्ष तक का कारावास उसे मिलेगा और जुर्माना भी मिलेगा। इस धारा में बालक के रिपोर्ट अगर करने में विफल रहता है तो लागू नहीं, मतलब कोई छोटा बालक ही है, अगर वही रिपोर्ट नहीं करता है किसी बालक के साथ या उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो फिर उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई झूठी सूचना दे दे, जो अपराध है, अपराध कौन कौन से थे तो अपन ने सब देखा, लैंगिक हमला था, उत्पीड़न था, प्रवेशन था, गुरुत्तर था, कुल मिला के सेक्शन 3, 5, 7, 9 के जो अपराध थे, अगर ऐसे 3, 5, 9, 7 के अपराध में किसी को झूठा फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दे दी जाए तो जो व्यक्ति झूठी रिपोर्ट देगा वो 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए झूठी रिपोर्ट फंसाने के लिए दी जाए तो ये बालक के खिलाफ ये धारा लागू नहीं होगी। और जो बालक ना होते हुए बालक के विरुद्ध मिथ्या परिवाद देगा, मतलब कोई बालक नहीं है लेकिन बालक के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराएगा तो 6 महीने तक की सजा उसको भी मिलेगी या जुर्माना या दोनों। मीडिया वालों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो मैंने अभी अभी आपसे कहा सेक्शन 23 में ये बात डिस्कस भी की गई है कि यदि कोई मीडिया वाला है, स्टूडियो वाला है, न्यूज़ चैनल वाला है, तो उसे अगर कोई सूचना मिलती है तो उसे रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट उसकी ड्यूटी है करने की, नहीं करेगा तो उसके लिए लायबिलिटी बनेगी। मैंने उसके साथ ही आपको कहा कि उसे बालक की पहचान छुपानी है, बालक की गोपनीयता पे ध्यान रखना है। अगर वो बालक की पहचान डिस्क्लोज कर देता है तो ये उल्लंघन माना जाएगा इस धारा का, तो ये ध्यान रखना है। पहचान छिपानी है, उसका नाम नहीं बताना, उसका फोटो शो नहीं करना, उसके परिवार के बारे में जानकारी नहीं देनी, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है ये भी नहीं बताना है, पड़ोस और अन्य विशिष्टों के बारे में भी, जिससे कि बालक की पहचान का प्रकटीकरण हो जाए, इस बारे में कोई सूचना मीडिया वालों को प्रकाशित नहीं करनी है। अगर कोई पर्याप्त कारण है,
कोई चीज़ प्रकाशित करनी है तो विशेष न्यायालय की अनुमति ले ली जाए। जो विशिष्ट न्यायालय हैं अगर वो इसकी परमिशन दे दें और ऐसा करना यदि बालक के हित में हो तो कहीं ऐसा पब्लिकेशन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति, जो अभी मैंने धारा 23 बताई, इसका उल्लंघन करेगा मीडिया का कर्मचारी होते हुए, न्यूज़ चैनल होते हुए, तो कम से कम 1 साल की सजा उसे जरूर मिलेगी या जुर्माना 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, फाइन भी। अब एक सवाल जो कि पूछा जाएगा, जिसको ध्यान भी रखना है, आज भी काम आएगा, जिस दिन वकालत के क्षेत्र में आओगे और पोस्को का कोई मुकदमा लड़ोगे तब भी काम आएगा। तो के साहब क्या है कि बालक का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करे, कैसे रिकॉर्ड करे, क्योंकि इस अधिनियम में विक्टिम कौन है कि बालक है, बच्चा 18 साल से कम का है, 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, 10 साल का, 12 साल, 18 साल, तो बालक है, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। तो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, क्या क्या जिम्मेवारियां डाली गई है, तो हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चाहे पुलिस हो, विशेष पुलिस हो, बालक के स्टेटमेंट को जो रिकॉर्ड करेंगे वो ऐसे स्थान पे रिकॉर्ड करेंगे जो बालक के पसंद का स्थान हो, जहां बालक कंफर्टेबल हो, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा जो स्टेटमेंट है वो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के द्वारा या स्त्री पुलिस अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित किया जाए। कौन रिकॉर्ड करे? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या फिर वो महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, जब बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बालक है। तो बालक के सामने ऐसी कोई वर्दी वगैरह पहनकर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करने हैं। इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस अधिकारी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो अभियुक्त है, जिसने कि बालक के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट या कोई अपराध किया है, तो वो कहीं बालक के संपर्क में ना आ जाए, अभियुक्त को बालक से दूर रखा जाए, बालक अभियुक्त को देख नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। बालक को किसी भी सूरत में रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं करना है। तो बालक जो है वो पुलिस स्टेशन में रात में नहीं रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसे या तो किसी एनजीओ में भेजो, या किसी शेल्टर होम में भेजो, किसी चिल्ड्रन होम में भेजो। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से सुरक्षित की जाए। यूं नहीं कि पुलिस वाले मीडिया में इंटरव्यू दे के बालक का नाम पते बता दें, उन्हें नहीं करना है। ये बालक की पहचान उन्हें सुरक्षित करनी है, बालक के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये सब करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोर्ट या स्पेशल कोर्ट कहे कोई करने के लिए तो किया जा सकता है, बालक के वेलफेयर में हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, तो ध्यान में रखना है। अब बात करें कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक का कथन कैसे अभिलिखित किया जाए। तो कि साहब, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी उसमें 164 था, तो 164 में स्टेटमेंट अभिलिखित किया जाता था। तो बड़ा प्यार से, चूंकि बालक है, तो मजिस्ट्रेट 164 में बालक से बड़े पुचकार के, बड़े प्यार से पूछ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ऐसे मामलों में बालक की ओर से कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा रहना चाहे जो बालक का चहेता हो, जिसके सामने बालक कंफर्टेबल हो, जिस पर बालक बहुत अधिक विश्वास करता हो, तो उसे खड़े रहने की वह अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट इस प्रकार से अभिलिखित करेगा। बालक जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा लिखा जाएगा। माता पिता, संरक्षक उपस्थित रहना चाहें तो वहाँ उन्हें खड़ा रहना दिया जाएगा। आवश्यकता पड़े, बालक को ट्रांसलेटर की जरूरत हो तो मजिस्ट्रेट ट्रांसलेटर मुहैया कराएगा। अगर बालक किसी दूसरे प्रदेश का है और न्यायालय की भाषा नहीं जानता है
या न्यायालय उसकी भाषा नहीं समझ रहा है तो ट्रांसलेटर ऐसी स्थिति में आएगा। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी मानसिक या शारीरिक रूप से जो निशक्त बालक है तो उसके लिए कोई शारीरिक शिक्षक हो, कोई विशेष शिक्षक हो, कोई एक्सपर्ट अगर बुलाना पड़े तो उनको बुला के, जैसे नहीं होते कि बहरे गूंगे जो होते हैं उनकी अलग लिपि होती है, उनको समझने वाले भी अलग लोग होते हैं, तो अगर बालक कोई ऐसा निशक्त है तो उसके लिए एक्सपर्ट भी बुलाए जाएंगे। यथासंभव मजिस्ट्रेट को प्रयास करना चाहिए कि जो बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये सेक्शन 26 में आपको पूरी बात मिलेगी। चिकित्सा परीक्षा के बारे में क्या है कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या है बच्चों के, तो सेक्शन 27 बता रहा है कि बालक की जो चिकित्सा परीक्षा है वो CRPC के रूल के अकॉर्डिंग 164A के अनुसार ही की जाएगी। अगर बालक जो है वो पीड़िता है यानी कि महिला है, बालिका है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर ही करेगी। बालक की माता पिता अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, ये भी ध्यान रखना है। और चिकित्सा का जो महिला चिकित्सा है उसकी उपस्थिति में उसके नाम को डायरेक्ट करते हुए कि कौन सा हो महिला चिकित्सा इसका एग्जामिनेशन करेगी, वो भी इस सेक्शन 27 में लिखा है कि वो भी डायरेक्ट किया जाएगा रिकॉर्ड पे। तो ये बात हो गई कि बालक के स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करो, क्या हो। ठीक, अब बात कर ले हम आखिरी फेज पर कि विशेष न्यायालयों की जरूरत पड़ेगी, विशेष न्यायालय कौन होंगे, स्थापना कौन करेगा, और छोटी मोटी बातें विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल इस डिस्कशन का। के साथ स्पेशल कोर्ट क्या होगी, तो ध्यान रखना कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी, विल नोटिफाई अ पब्लिकेशन इन गजट, गजट में पब्लिकेशन नोटिफाई करेगी और उसके प्रत्येक जिले में इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सेशन न्यायालय के कैडर के एक कोर्ट को विशिष्ट न्यायालय पदाभिहित करेगी। तो इससे हम क्या समझे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय का उससे कंसल्ट करके एक सेशन जज के कैडर के किसी जज को पोस्को न्यायाधीश के रूप में विशिष्ट न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगी। तो स्पेशल कोर्ट का कंपोजिशन कैसे हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, किसके कंसल्टेशन से, जो हाई कोर्ट का CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके माध्यम से कर रही है। और क्या उसकी कैडर होगी, तो क्या सेशन जज के कैडर का वो न्यायाधीश होगा। तो जो सेशन जज के कैडर का जो एलिजिबिलिटी सेशन जज की होती है वही एलिजिबिलिटी इस पोस्को कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश की रहने वाली है। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जिन मामलों में सेशन न्यायालय है या बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत कोई न्यायालय स्थापित किया गया है इस प्रयोजनों के लिए, तो उसे भी विशिष्ट न्यायालय समझा जा सकता है अगर कहीं पे विशिष्ट न्यायालय की स्थापना ना हुई हो। देखिए, वैसे तो राज्य सरकार को करना है और हमारे उदयपुर में भी पोस्को की एक स्पेशल कोर्ट है। मान लीजिए नहीं है किसी जगह पे, तो वहाँ का सेशन कोर्ट जो है वो पोस्को के सारे मामले सुनेगा, या फिर जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग है उसके अंतर्गत कोई कोर्ट स्टेब्लिश हुआ है तो वो ही इस अधिनियम के अंतर्गत मामले सुनेगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये है स्पेशल कोर्ट कौन सी होगी। अब जो स्पेशल कोर्ट के सामने कोई भी केस आएगा तो सेक्शन 30 कह रहा है कि कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट इस बात की उपधारणा करेगा। क्या उपधारणा करेगा कि जो व्यक्ति
उसके सामने अभियुक्त के रूप में आया है तो कोर्ट मानेगा कि उस अभियुक्त का ऐसे अपराध करने की मानसिक स्थिति थी, मतलब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा मेंस रिया को। अगर अभियुक्त ने ऐसा अपराध मानसिक स्थिति के साथ नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया है, तो ये प्रूव करने का बर्डन अभियुक्त पर होगा। ये कहना चाहता है सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 ये यही कहना चाहता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, अभियुक्त पर स्वयं होगा, न्यायालय तो उपधारणा करेगा। देखिए जनरल रूल जो क्रिमिनल लॉ का वो बिल्कुल अलग है। जनरल रूल तो यह है कि प्रोसिक्यूशन पर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा अभियोजन पर होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 30 में अभियुक्त पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, मतलब कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगा कि गिल्टी माइंड से ही अपराध हुआ है। देखिए जैसे कि विशिष्ट न्यायालय है तो यहाँ बच्चों की तरफ से, सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए एक विशिष्ट लोक अभियोजक भी होगा, सरकारी वकील जिसको कहते हैं। लोक अभियोजक जो होता है वो दूसरी कोर्टों में, सामान्य कोर्ट में होता है, सेशन कोर्ट में जिसे हम लोक अभियोजक कहेंगे, पोस्को की कोर्ट में उसे हम विशिष्ट लोक अभियोजक कहेंगे, जो सेक्शन 32 में व्यवस्था की गई है। तो जो राज्य सरकार है वही विशिष्ट लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है, ठीक है। ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करती है, सीआरपीसी के सेक्शन 24 में प्रोविजन था। 7 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों को अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में काम करने का, तो उनकी विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में राज्य सरकार नियुक्ति कर सकती है। तो ये ध्यान में हमको रखना है सेक्शन 32 में। अब जो आखिरी फेज या आखिरी सवाल कि जब न्यायालय पोस्को के मामलों का ट्रायल करते हैं, विचारण करते हैं, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर क्या है और स्पेशल कोर्ट की पावर्स क्या क्या है। तो चलिए, स्पेशल कोर्ट के सामने जब भी कोई केस आएगा तो कैसे आएगा कि साहब या तो कोई कंप्लेन करेगा या फिर पुलिस में कंप्लेन हुई होगी तो पुलिस चार्जशीट पेश करेगी, चालान पेश करेगी, तो कहीं जाके जो पोस्को का न्यायालय है वो अपराधों का संज्ञान लेगा। तो पोस्को का जो कोर्ट है वो अपराध का संज्ञान कब लेगा, जबकि विशेष न्यायालय में या तो कोई कंप्लेन करे या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट से केस आए। फिर जो लोक अभियोजक है, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो बालक की परीक्षा भी करेगा, मुख्य परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा, एग्जामिनेशन होंगे, बालक से सवाल जवाब हो। लेकिन जो इस एक्ट की विशेषता ये कि बालक से डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वकील लोग कई बार डराते भी हैं, ना ही सामने वाली अभियुक्त का वकील बालक से डायरेक्ट सवाल पूछेगा। यहाँ पे बालक से जो भी सवाल पूछना जाता है तो वो पहले वकील साहब कोर्ट को पूछेंगे या कोर्ट से कहेंगे, फिर कोर्ट बड़े प्यार से बालक को सवाल पूछेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, ध्यान में रखना है, स्पेशल प्रोसीजर है, डायरेक्टली बालक से सवाल जवाब पूछने की अनुमति नहीं है। बालक से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाएगा, थोड़ा उसे समय दिया जाएगा। बालक से जब सवाल जवाब हो रहे होंगे तब कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि अभियुक्त को कोर्ट के बाहर रखा जाएगा या फिर किसी पर्दे के पीछे रखा जाएगा, आमना सामना नहीं कराएंगे। मित्रवत व्यवहार भी होना चाहिए। कोर्ट में थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करके या बालक को, जो भी भरोसे का बालक का आदमी है, उसके साथ वाले व्यक्ति को रख के, भरोसे वाले व्यक्ति को रख के बालक का बयान लिया जाएगा। स्पेशल कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक को बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जाए एग्जामिनेशन के लिए। विशेष न्यायालय बालक से चरित्र संबंध में या उसे डरा धमका कर या इस प्रकार के चरित्र हनन करने वाले सवाल पूछने की अनुमति नहीं देंगे। विशेष न्यायालय ये भी तय करेंगे कि बालक की पहचान को छुपा कर रखा जाए, प्रकट नहीं किया जाए, लेकिन अगर बालक के हित में है तो कभी कभी प्रकट की जा सकती है। विशेष न्यायालय बालक के लिए उसे कारित शारीरिक या मानसिक आघात के लिए किसी दंड के अतिरिक्त प्रतिकर का भी इसमें प्रोविजन है कि भाई कॉम्पनसेशन का भी ऑर्डर, जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है
उसके लिए तो सजा देनी है, लेकिन उस सेक्सुअल असल्ट से कई बार क्या होता है, बच्चे मेंटल हेरेसमेंट में चले जाते हैं, शारीरिक रूप से डिसेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। विशेष न्यायालय के पास सेशन न्यायालय की सारी शक्तियाँ होगी। सेशन न्यायालय की जितने भी पावर्स हैं ट्रायल करते समय स्पेशल कोर्ट को ये सारे के सारे पावर मिलेंगे। एक और बात जो कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाए कि जब स्पेशल कोर्ट किसी की ट्रायल कर रहा है, इस मामले में पोस्को का कोर्ट किसी बालक के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है और उसके बारे में विचारण कर रहा है, तो फिर उसकी एज डिटर्मिनेशन का अगर सवाल खड़ा हो जाए कि ये बालक 18 साल से कम का है या ज़्यादा का, तो एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? देखिए मैं आपको सीधे सीधे 3 फॉर्मूले बताता हूँ। कैसे होती है एज डिटर्मिनेशन? तो 3 फार्मूले हैं, हालांकि सेक्शन 34 इस बारे में बताता है, क्लियर नहीं बताता, लेकिन मैं 3 फार्मूले आपको फिर भी कहता हूं। एक तो बालक का जो जन्म प्रमाण पत्र है उससे एज डिटर्मिनेशन हो जाएगी, आज के टाइम में जो बालक का आधार कार्ड है उससे हो जाएगी। दूसरा, अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर बालक का जो मैट्रिक का 10th पास का सर्टिफिकेट है उस पर भी एज डिटर्मिनेशन होती है। और तीसरी बात, अगर कुछ भी नहीं है तो मेडिकल बोर्ड जो होता है, जो चिकित्सा विज्ञान के लोग होते हैं, जो बालक की हड्डियों के विकास के आधार पर बालक की एक आयु का लमसम पता लगा लेते हैं, तो इस तरीके से एज डिटर्मिनेशन की ये प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे जो किशोर न्याय बालक का संरक्षण अधिनियम 2000 बना गया है, वो उसके अधीन कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने आपको समझाया, जो वो यहीं पर लिखा हुआ है, जो किशोर न्याय अधिनियम जो अब तो जुवेनाइल जस्टिस 2015 हो गया है, उसमें बताया गया है, जो मैंने आपको तीनों बातें बता दी कि ऐसे उसकी एज डिटर्मिनेशन होगा। तो स्पेशल कोर्ट अपने कारण लेखबद्ध करते हुए इस प्रक्रिया से बालक का एज डिटर्मिनेशन कर देगा। सेक्शन 35 भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखना है कि जब स्पेशल कोर्ट के सामने कोई केस आएगा तो 30 डेज के अंदर तो उसे कॉग्निजेंस ले लेना है, कार्रवाई शुरू कर देनी है, और अपराध का संज्ञान कॉग्निजेंस लेने के 1 वर्ष के भीतर भीतर मामले को निपटा देना है। मतलब बच्चों के संबंधित अपराध है तो 1 साल में सजा दे देनी है, 1 साल में केस को डिस्पोज कर देना है। तो ये 35 हो गया। 36, स्पेशल कोर्ट को ये सुनिश्चित करना है, मैंने बता दिया आपको, ये भी हो गया अपना काम, कि बच्चे को अब बच्चे के सामने अभियुक्त को नहीं लेकर आना है, अक्यूज को दूर रखना है। ठीक है, ये 36 हो गया। 37, बंद कमरे में कार्रवाई, कैमरा प्रोसीडिंग की ट्रायल करनी है। मैंने बताया कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब कि कोर्ट का दरवाजा बंद कर देना है, जिससे कि बालक की पहचान भी प्रकटित ना हो, बाहरी व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके। तो ये कैमरा ट्रायल का प्रोसीजर है। बालक की परीक्षा हो रही हो वहाँ पर भी कैमरा ट्रायल ले ली जाए, अन्य स्थान पे करना है तो अन्य स्थान पे परीक्षा कर ली जाए, ये सारी चीजें हैं। विशेषज्ञों की दुभाषियों की सहायता ली जा सकती है 38 में। बालक को विधि व्यवसायियों से सहायता लेने का अधिकार, तो निःशुल्क सहायता यहाँ पे बालक को मिल सकती है सेक्शन 40 में। तो जो लीगल एड के प्रोविजन हैं सेक्शन 40 में दिखाई पड़ेंगे। तो ये मोटा मोटा जितनी भी जरूरी बातें थी इस अधिनियम के बारे में मैंने आप लोगों के सामने की। पोस्को एक्ट में से अगर जो भी सवाल आएगा तो अब मुझे नहीं लगता है कि अपने इस डिस्कशन से बाहर आएगा। ठीक है, विषय थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% प्रयास किया है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे, पेपर में कम से कम हम चीज़ें कर पाएँ, और कम से कम जो ये 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट हुआ है इसमें जितने भी 2-3 सवाल पूछे जाएंगे 100% इसी वीडियो में से आएंगे, ये मेरा दावा है। थोड़ा सा गंभीरता से सुन लीजिएगा। और आखिरी बात फिर कह रहा हूँ कि आने वाले और भी पेपर्स हैं, हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है, जो फर्स्ट ईयर के सबसे ज़्यादा वीडियो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ही लेकर आने वाला हूँ। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके कई बच्चों के तो मेरे पास कमेंट भी आए हैं, कई व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है।
आप लोगों से भी आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो सीधा सीधा आप लोगों तक पहुंच जाए फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन को लेकर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।